नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती वंदना पांडे, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी भोपाल से कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और कुशल होंगे। चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटन क्या है। हम जानते हैं विद्युत अपघटन हमने 9-10 से बच्चों पढ़ा है। यहाँ हम देखेंगे कि विद्युत अपघटन की परिभाषा क्या है। जब किसी विद्युत अपघट्य में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत अपघट्य होता है वो अपने आयनों में परिवर्तित हो जाता है और रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस घटना को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। चलिए देखते हैं कि ये कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है जिस सेल में होती है उसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। यहाँ पे हम देखेंगे चूंकि जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है इसमें बाह्य स्रोत से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे जो एनोड होता है वो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है और जो कैथोड होता है वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में जस्ट अपोजिट होता है। उदाहरण देख लें यहाँ पे बच्चों कि जैसे पिघला हुआ NaCl शुद्ध का विद्युत अपघटन नहीं होगा। विद्युत अपघट्य का पिघले हुए NaCl का यदि हम विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या प्रोसेस होगी, जो NaCl है वो अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं Na+ और Cl- आयन यहाँ चित्र में भी बच्चों दिख रहा है। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और ये कैथोड। ठीक है, NaCl यहाँ पे लिया गया है, Na+ आयन बनता है जैसा कि मैंने यहाँ बताया और Cl- आयन है तो इसकी टेंडेंसी कैथोड की ओर जाने की होगी और इसकी टेंडेंसी एनोड की ओर जाने की होगी। तो ये Na+ आयन कैथोड के पास जाकर के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और Cl- आयन जो है ये एनोड की ओर जाकर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पे हम अभिक्रिया देखेंगे कि कैथोड जो है वो Na+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है सोडियम आयन और सोडियम धातु में बदल जाता है। उसी प्रकार से एनोड पे क्या अभिक्रिया होती है, जो क्लोराइड आयन होता है बच्चों वो अपने इलेक्ट्रॉन को दान करके क्लोरीन गैस बनाता है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ चित्र से बच्चों स्पष्ट है ये एनोड कैथोड और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि जो हमने पूर्व के भाग में पढ़ा है कि विद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर होते हैं, कैसे पहचानेंगे हम कि ये गैल्वेनिक सेल है और ये विद्युत अपघटनी सेल है। आइए देखते हैं इनमें अंतर। तो पहला जो अंतर है वह यह है कि इस सेल में रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं और इनके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब इसमें स्वतः होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो रासायनिक अभिक्रियाएं स्वतः नहीं होती उस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हम इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पहला विद्युत अपघटनी सेल में देखें तो इस सेल में विद्युत ऊर्जा बाहरी स्रोत से दी जाती है, उसके द्वारा विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसा कि मैंने अभी सेल में आपको बताया कि बाहरी स्रोत से हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा, इसमें एनोड जो होता है बच्चों वो ऋण ध्रुव होता है और कैथोड धन ध्रुव होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जबकि यहाँ पे मैंने बताया कि एनोड धन ध्रुव और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। तीसरा अंतर है कि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन एवं अलग अलग पात्रों में रखे जाते हैं और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रखे जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया है। आइए देखते हैं आगे। जैसा कि विद्युत रासायनिक सेल में मैंने आपको बताया था कि दो पात्र में रहते हैं और लवण सेतु से दोनों पात्र जुड़े रहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल के लिए लवण सेतु या सरंध्र पात्र आवश्यक होता है। सरंध्र मतलब बच्चों पोरस, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं।
लेकिन इसमें विद्युत अपघटनी सेल में यह आवश्यक नहीं है, मतलब सरंध्र पात्र आवश्यक नहीं है विद्युत अपघटनी सेल में। पांचवा जो अंतर है कि सेल के कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, अर्थात जब सेल खुद कार्य करता है, इसमें सेल द्वारा कार्य किया जाता है, तो उसके सेल के मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं डेल्टा जी, जिसे कि फ्री एनर्जी कहा जाता है, तो डेल्टा जी इज लेस देन 0। और विद्युत अपघटनी सेल में हम देखें तो सेल में कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। बहुत बड़ा अंतर है ये दोनों में बच्चों। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, जबकि यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी इज लेस देन 0 है। छठवां जो अंतर है, इसमें सेल द्वारा कार्य किया जाता है, यानी जो विद्युत रासायनिक सेल होता है ये सेल स्वयं कार्य किया जाता है, खुद कार्य करता है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल है, इस पे सेल पर कार्य किया जाता है। जैसा कि बताया मैंने आपको कि बाहरी सोर्स से, ये डायग्राम भी दोनों के हैं, गैल्वेनिक सेल है जो कि एक विद्युत रासायनिक सेल है, और ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है यानी विद्युत अपघटनी सेल है। और यहाँ स्पष्ट है बच्चों कि ये एनोड है, एनोड में देखिए ये ऋण ध्रुव है, कैथोड है ये धन ध्रुव है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, और ये हमारा गैल्वेनिक सेल है। यहाँ एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखें बच्चों, ये हमने बाहरी स्रोत से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है। एनोड बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है और कैथोड बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत अपघटन के फलस्वरूप क्या प्रोसेस होती है। इसको माइकल फैराडे ने अपने नियमों के रूप में दिया, यानी विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष को व्यक्त करने के लिए फैराडे ने कुछ नियम दिया, जिसे कि हम फैराडे लॉ कहते हैं, फैराडे के नियम दिए। अब देखते हैं कि फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में क्या नियम दिया। चूंकि विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का वर्णन किया है, तो इन्होंने दो नियम दिए, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम पे पहले नजर डालेंगे। इस प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या उत्पन्न होने वाली गैस की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब यदि हम विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मुक्त होता है बच्चों, वह उस विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। जैसा कि यहाँ गणितीय व्यंजक में हम देखेंगे कि यदि विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा Q कूलाम हो और इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ W हो, यानी विद्युत धारा की मात्रा यदि Q हो और मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा यदि W हो, तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार W प्रोपोर्शनल टू Q। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, तो W इज इक्वल टू ZIT। यहाँ पे IT कहाँ से आया बच्चों? चूंकि Q जो होता है Q इज इक्वल टू IT। एक सेकेंड में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कहलाता है उस परिपथ का आवेश। आगे देखते हैं। यहाँ पे Z जो है वो क्या है? समानुपातिक स्थिरांक, जहाँ पे हमने देखा कि W इज इक्वल टू ZIT। तो यहाँ जो Z है बच्चों, ये क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे कि हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यदि Q बराबर 1 हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड हो, तो ये पूरा Q 1 हो गया, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Z। अर्थात यहाँ पे हम Z की परिभाषा निगमित कर सकते हैं इस फार्मूला से। क्या है परिभाषा? आइए देखते हैं कि वह द्रव्यमान जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा होता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक।
आइए देखते हैं विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम। ये नियम कई विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू किया इन्होंने और बताया कि जब कई विद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित किए तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्राएं मुक्त होती हैं वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में जब विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। अर्थात W जो कि पदार्थ का भार है और E क्या है, तुल्यांकी भार है। तो नियमानुसार द्वितीय नियम के अनुसार W प्रोपोर्शनल टू E, जैसा कि बताया प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा बच्चों तो स्थिरांक आएगा, तो W डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू स्थिरांक। यहाँ W क्या है, मुक्त पदार्थ है और E क्या है, तुल्यांकी भार है। किसी भी दो विद्युत अपघट्य के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, W1 अपॉन E1 W2 अपॉन E2, यानी एक पहले पदार्थ का भार बटे उसका तुल्यांकी भार इज इक्वल टू दूसरे पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का तुल्यांकी भार। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया है, कॉपर सल्फेट या AgNO3 के विलयनों में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इस फार्मूले के माध्यम से हम किसी भी पदार्थ की, चाहे कॉपर की निकाल सकते हैं या Ag की मात्रा निकाल सकते हैं या Ag की तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो फार्मूला हम लिख रहे हैं बच्चों वो कॉपर की एकत्रित मात्रा यानी W1 डिवाइडेड बाय E1, Ag की एकत्रित मात्रा, कॉपर का तुल्यांकी भार बटे Ag का तुल्यांकी भार, यानी W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। आइए देखते हैं अब बैटरी क्या होती है। बैटरी, जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि बैटरी क्या है। हमारे सेल में, हमारे घरों में जो घड़ियां होती हैं उनमें छोटे छोटे सेल लगे हुए होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं आपको भी पता है। आइए देखें कि क्या है बैटरी की परिभाषा। दो या दो से अधिक सेलों का समूह जिन्हें की श्रेणी क्रम में जोड़कर उनसे विद्युत धारा प्राप्त की जाती है बैटरी कहलाते हैं। मतलब कि जब दो या दो से अधिक सेल के समूह को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उससे हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाते हैं। क्या इनके गुण होते हैं, विशिष्ट गुण, आइए उसको देखते हैं। पहली बात तो इसमें ये एक विशेष गुण होता है, ये भार में कम होते हैं, मतलब ये बहुत कम वेट के होते हैं, आकृति में बहुत छोटे होते हैं और इनको हम सुविधाजनक कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, तो ये ले जाने में सुविधाजनक होते हैं। दूसरा है पुनः आवेशित किए जाने योग्य होते हैं, कम कीमत के होते हैं, मतलब कि किफायती होते हैं, इनमें बहुत अधिक धन की व्यर्थ नहीं जाता है। चौथा जो पॉइंट है कि प्रयोग में लाते समय वोल्टता में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी जब हम इसको प्रयोग में लाएं तो इसकी जो वोल्टता है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन ना हो। आइए देखते हैं कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या है। यहाँ पे चित्र से स्पष्ट है बच्चों, ये टॉर्च सेल देख रहे हैं, घड़ी में मरकरी सेल लगे हुए होते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे सेल प्रदर्शित है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। सीसा संचायक सेल है यहाँ पे, लेड सेल है यहाँ पे। आगे देखते हैं, अब ये देखते हैं कि बैटरी कितने प्रकार की हो सकती है। तो बैटरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं बच्चों, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। आइए देखते हैं कि प्राथमिक बैटरी क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं। तो पहला जो इसका गुण होता है वो होता है कि एक बार ये आवेशित होती है, इसे हम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। दूसरा है ये निष्क्रिय हो जाते हैं, एक बार यूज करने के बाद इन्हें हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है ये कहाँ उपयोग में लाते हैं, जैसे हमारे घड़ी जो हम पहनते हैं, टॉर्च जो हम यूज करते हैं, रेडियो, छोटे छोटे आजकल कई सारे इलेक्ट्रिक खिलौने, वहां पे हम ये प्राथमिक बैटरी या सेल का उपयोग कर सकते हैं। और उदाहरण देखें बच्चों तो शुष्क सेल
या लेग्लांसी सेल होता है जिसे कि हम प्रयोगशाला में उपयोग में लाते हैं, ये भी एक तरह का प्राथमिक बैटरी या सेल है। आइए दूसरी द्वितीयक बैटरी पे एक नजर डालें कि द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल क्या होते हैं। तो देखते हैं कि द्वितीयक बैटरी का जो एक सबसे बड़ा गुण होता है वो ये है कि ये पुनः आवेशित कर सकते हैं। दूसरा है कि इसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। प्राथमिक बैटरी को नहीं ला सकते, लेकिन हम द्वितीयक बैटरी को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा है ये कहाँ उपयोग होती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, हम गाड़ी चलाते हैं, मोटर गाड़ियों में जो हमारी बैटरी लगी होती है वो बैटरी क्या होती है, द्वितीयक बैटरी होती है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो सीसा संचायक सेल, निकिल कैडमियम संचायक सेल द्वितीयक बैटरी के उदाहरण हैं। कभी कभी परीक्षा में बच्चों ये सेल दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये प्राथमिक सेल हैं कि द्वितीयक बैटरी हैं, आप उन्हें बताइए। तो यहाँ इस अंतर से आपको स्पष्ट हो गया होगा और आप अपनी कॉपी में नोट करिए। आइए देखते हैं कि ईंधन सेल क्या होता है। ईंधन सेल हम जानते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी बदलता है, और इसकी दक्षता भी अधिक होती है। लेकिन अब ऐसे सेलों का निर्माण संभव हो गया है जिनमें अभिकर्मकों को लगातार इलेक्ट्रोडों पर उपलब्ध कराया जा सकता है तथा उत्पाद जो कि बनते हैं वैद्युत अपघट्य पात्र में, उनको हम लगातार कक्ष से हटा सकते हैं, और उसी का ये एग्जाम्पल है हमारा ईंधन सेल। तो पहले परिभाषा देखेंगे कि ऐसे सेल जिनमें H2 यानी हाइड्रोजन, CH4 मतलब मीथेन और मेथेनॉल आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा बच्चों दिख रहा है ईंधन सेल, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ जल के विद्युत अपघटन से यहाँ पे ये ईंधन सेल दिख रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या है, इस सेल में ये एक पात्र है, इस सेल में हाइड्रोजन एवं O2 यानी ऑक्सीजन, यहाँ हम देखें ये H2O है, ये H2 है और ये O2 है। इन गैसों को, बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड, ये पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके माध्यम से हम सांद्र जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पे विलयन हमने क्या लिया है बच्चों, NaOH का विलयन यहाँ पे हमने लिया है। और इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जैसे उत्प्रेरकों को यहाँ पे समावेशित किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रोड की दक्षता बढ़ जाए। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों एक्सेस फ्यूल, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और जो अनयूज्ड गैसें हैं, जिन गैसों का बनने के बाद कोई उपयोग नहीं है, उन गैसों को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ एयर से H2O वगैरह यहाँ से हम प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये एक ईंधन सेल है जो कि हमारे विद्युत ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, और सबसे बड़ी जो इसका लाभ है ईंधन सेल का वो ये है कि इसकी दक्षता विद्युत रासायनिक सेल की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, और यह बहुत सस्ता होता है, ड्यूरेबल होता है। तीसरा जो पॉइंट है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि इस सेल को अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। और इस अभिक्रिया से जो जल बनता है बच्चों, उसको जलवाष्प में संघनित्र करके इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पेयजल के रूप में किया जाता है। तो आशा है बच्चों ये ईंधन सेल बहुत अच्छे से हर साल 4 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे इस अध्याय का। आगे देखते हैं संचारण, जैसा कि नाम से ही पता है। आइए देखें कि संचारण क्या है। पहले तो हम आपको संचारण से देखेंगे कि संचारण है क्या। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में
जो लोहे की वस्तुएं होती हैं यदि पानी में रखी रहती हैं तो उनमें उसकी सतह थोड़ी सी मटमैली टाइप की हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया। वैसे देखिए कॉपर का जो पात्र है जो घरों में हम पानी पीने के लिए उपयोग में लाते हैं, पूजन के लिए लाते हैं, उसमें देखते हैं कि लगातार पानी के उपयोग से उसमें हरी हरी कलर की परत जम जाती है। तो आइए अब हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी के द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिकों सामान्यतः ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रम संक्षारण कहलाती है। उदाहरण जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि लोहे में जंग लगना संक्षारण का बहुत अच्छा उदाहरण है। आइए देखें कि कैसे यह लोहे में जंग लगती है। तो जो वायुमंडल में नमी उपस्थित होती है, विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित नमी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसका कि सामान्य सूत्र होता है Fe2O3 into XH2O। यहाँ पे ये जो Fe2O3 H2O होता है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जंग। अभी परीक्षा में पूछा गया था जंग का फार्मूला, तो ये 1 नंबर का प्रश्न हमेशा आता है और बच्चे नहीं लिखते, इसलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए। आइए देखते हैं, यहाँ चित्र द्वारा प्रदर्शित है। ये हम देख रहे हैं कि लोहे के वस्तुओं के संक्षारण को जंग कहा जाता है। ये देखिए ये लोहे का, ये इससे क्या होता है, धीरे धीरे धातु का क्षय होता है और अंततः धातु नष्ट हो जाती है। ये देखिए पूरी तरह से धातु में जंग लग गई है। दूसरा हम देख रहे हैं, अब आज देखते हैं कि संक्षारण की क्रिया कैसे होती है। दूसरे चित्र में बच्चों यहाँ पे हमने बताया है कि किस तरह से संक्षारण होता है। यहाँ ये एक सरफेस है जो कि आपको दिख रही है मटमैले कलर की। ये क्या है, Fe2O3 into XH2O। ये जंग है। कैसे जंग लगती है आइए देखते हैं कि जब भी लोहे से बनी किसी वस्तु के विशेष स्थल पर जब ऑक्सीकरण होता है तो वह स्थान एनोड का कार्य करने लगती है। मतलब कि जहां यदि ऑक्सीकरण हो रहा है वो सरफेस कैसे कार्य करेगी बच्चों, एनोड का कार्य करेगी। तो एनोड पे हमें पता है कि ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है और हम देखते हैं कि एनोड पर आयरन जो होता है Fe सॉलिड जो कि धातु होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, Fe2+ में। ठीक है, अब एनोड स्थल पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि धातु के माध्यम से संचालन होता है उनका और धातु के दूसरे स्थान पर वो पहुंच जाते हैं तथा वहां H+ आयन, जल है, नमी उपस्थित रहती है बच्चों, तो H+ आयन के साथ उपस्थित में O2 का अपचयन कर देते हैं। और कैथोड पर क्या होता है बच्चों, O2+ 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब O2 क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती है, H2O जल का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वायुमंडल में ये प्रोसेस बेटा वायुमंडल में होती है, खुला सरफेस पे लगती है, जो आप देख रहे हैं चित्र में कि वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा पुनः जो फेरस आयन होता है, Fe2+ को फेरस आयन कहते हैं और Fe3+ को फेरिक आयन कहते हैं। तो जो वायुमंडल की ऑक्सीजन होती है ये Fe2+ आयन को और अधिक ऑक्सीकृत करके किस में बदल देती है बच्चों, Fe3+ में बदल देती है और जल योजित फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जिसका कि फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको चित्र में दिखाया है, Fe2O3 into XH2O। इस तरह से ये जंग है और इसके साथ ही हाइड्रोजन पुनः उत्पन्न हो जाती है। तो ये संक्षारण है और आप दैनिक जीवन में रोज देखते हैं और कैसे ये घटना घटती है यहाँ पे मैंने आपको समझाया है। आगे देखते हैं, संक्षारण को जो बढ़ाते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं, आइए इस पे एक नजर डालें। पहला जो कारक है वो नमी एवं वायु है। जितनी ज्यादा नमी और वायु उपस्थित होगी संक्षारण उतनी ही तीव्रता के साथ होगा। दूसरा पॉइंट है अशुद्धियों की उपस्थिति।
जितनी ज्यादा अशुद्धियां उपस्थित होंगी धातु का क्षरण उतनी ही शीघ्रता से होगा। तीसरा है धातुओं की क्रियाशीलता। जैसा धातु यदि जितनी ज्यादा क्रियाशील होगी उसका क्षरण उतना ही तीव्रता के साथ होगा। यदि कोई विद्युत अपघट्य उपस्थित है तो उतनी ही तीव्रता से धातु का क्षरण होगा यानी ऑक्सीकरण होगा। पांचवा पॉइंट है धातुओं की सतह पर उपस्थित विकृत। यदि धातु कटी फटी है तो उसका जो क्षरण होगा वो तीव्रता के साथ होगा। वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 की मात्रा ज्यादा है तो धातु का क्षरण जल्दी होगा, और यदि माध्यम का pH अम्लीय है तो भी धातु का क्षरण जल्दी होगा। तो बच्चों ये संक्षारण को कौन कौन से कारक हैं जो उसको बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। अब कैसे हम संक्षारण से बचाव कर सकते हैं, जंग लगने को अपन कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर एक नजर डालेंगे। पहला पॉइंट है धातुओं की सतह को पेंट करके। सामान्यतः हम अपने घरों में लोहे की वस्तुओं को पेंट करके उसे नई कर लेते हैं। तो पेंट इसलिए करते हैं बच्चों ताकि उसमें जंग ना लगे। दूसरा पॉइंट है धातुओं की सतह पर परत चढ़ाकर, धातुओं पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा करके हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है विद्युत लेपन द्वारा। चौथा पॉइंट है बलिदानी या उत्सर्ग रक्षण द्वारा, जिसे कि हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, और ये बहुत पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि लोहे पर कॉपर की परत चढ़ाने को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। पांचवा जो पॉइंट है बचाव का वो है वैद्युतीय रक्षण या कैथोडिक रक्षण। आइए बच्चों अब देखें, अभ्यास पे नजर डालें कि इस अध्याय के हमें कौन कौन से प्रश्न हैं जिन्हें हमें अपनी कॉपी में नोट करना है। तो आप नोट करिए। पहला जो प्रश्न है वो है फैराडे के प्रथम द्वितीय नियम को समझाइए। सिर्फ बच्चों नियम नहीं लिखना है, उसमें आपको पूरा गणितीय व्यंजक भी देना है, तभी आपको पूरे अंक प्रदान किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है संक्षारण को परिभाषित कर दूर करने के उपाय समझाइए। ये भी हर साल बच्चों पूछा जाता है और इसे बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, पूरा आपको समझाना पड़ेगा यदि आपको अच्छे अंक लाना है। तीसरा पॉइंट है ईंधन सेल को समझाइए। ये भी संक्षिप्त टिप्पणी में हर साल पूछा जाता है और इसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।